प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आदिकाल। इसके पहले के वीडियो में मैंने पढ़ाया था हिंदी साहित्य का नामकरण। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है और समय का सदुपयोग करना ही मानव का धर्म है। आदिकाल जो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 तक रही, ये आपको याद करना है कि कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उस समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। कई बार देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें दी जाती हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं और यही कारण से हम औंधे मुँह गिर जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। कहने का मतलब है कि जब अपभ्रंश भाषा आगे बढ़ रही थी, विकसित रूप ले रही थी, तभी हिंदी साहित्य का आदिकाल का जन्म हुआ। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। यानी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, उसके सामग्री के रूप में उत्तर अपभ्रंश में लिखी हुई सभी रचनाओं का समावेश किया गया है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए प्रश्न बना है कि उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से पुकारा जाता है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था। ध्यान देंगे आप कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, और ये जो कथन है चंद्र शर्मा गुलेरी का और भोला शंकर व्यास का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी कहकर पुकारा है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। यानी आदिकाल का जो समय है वो महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें भारतीय इतिहास की राजनीतिक स्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने, मतलब हिंदू सत्ता जो थी वो कमज़ोर पड़ रही थी और इस्लामी सत्ता का उदय हो रहा था। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साहित्य जो होता है वो विचारों का प्रतिफल होता है। जैसे जैसे विचार होते हैं जिस काल में, वैसी साहित्य की रचना होती है। तो आदिकाल की हम लोग बात कर रहे हैं, 8वीं से 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय आक्रमण और युद्धों की बातें अधिक होती थी और यही कारण है कि आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो आक्रमण और युद्धों से भी प्रभावित रहीं, उनसे पीछे नहीं रहीं। आदिकाल का सीमांकन यानी आदिकाल का जो सीमा जो बनाया गया वो क्या था? विभिन्न इतिहासकार द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा को निम्नानुसार स्वीकार किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट भी करें आप। तो इतिहासकार का नाम पहले जानेंगे, फिर प्रारंभिक सीमा जानेंगे, फिर अंतिम सीमा। तो पहले आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
तो इनकी अनुसार जो है, इनके अनुसार आदिकाल की जो सीमा का प्रारंभ है वो है 643 ईस्वी और अंतिम सीमा है 1400 ईस्वी। मिश्र बंधु 643 ईस्वी प्रारंभ मानते हैं आदिकाल का और 1389 आपकी अंतिम सीमा मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन 760 मानते हैं और 1300 अंतिम सीमा मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक आदिकाल की सीमा मानते हैं। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक मानते हैं। तो ये आपका सीमांकन हो गया, प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा। अब हम लोग जानेंगे कि आदिकाल का नामकरण क्या है। आदिकाल को किन इतिहासकारों ने किन नामों से पुकारा है, अलग अलग नामों से, और ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल को निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। पहले आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहा है। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो आप इन्हें याद कर ले, अपनी ट्रिक से याद करें या समझ के याद करें, जैसे भी याद करें, क्योंकि ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये और भी कुछ हैं विद्वान जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है। तो मिश्र बंधु की बात करते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है और शून्य काल भी कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। वैसे ही और भी बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा। चंद्र शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काल कहा। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भी चारण काल कहा। और भी बहुत सारे लोग हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो आदिकाल की मुख्यतः दो शैलियाँ हैं। पहली है डिंगल शैली और दूसरी है पिंगल शैली। डिंगल शैली क्या है? जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह शैली क्या कहलाती है? डिंगल शैली कहलाती है। यानी जब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा का प्रयोग हो तो वो शैली क्या कहलाती है? डिंगल शैली। और आपको पता होना चाहिए कि डिंगल शैली और पिंगल शैली में क्या अंतर है। पिंगल शैली में क्या है कि जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, यानी ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, तब वही शैली क्या कहलाती है? पिंगल शब्द कहलाती है, पिंगल शैली कहलाती है, सॉरी। अब डिंगल शब्द की शैली की बात करें तो ये कठोर होती है और कर्कश शब्दावली इसमें अधिक प्रयोग होता है। वही पिंगल की बात करें तो इसमें कोमल कान पदावली यानी माधुर्य की रास, माधुर्यता रहती है, इसमें अधिक मधुरता रहती है इसमें। तो ब्रज भाषा और अपभ्रंश के साथ अगर जाते हैं तो वो पिंगल शैली कहलाती है। वहीं अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा की बात करें तो डिंगल शैली कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः तीन प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। पहली है वीर गाथात्मक, दूसरी है धार्मिकता, तीसरी है श्रृंगारिकता। तो वीर गाथात्मक जो प्रवृत्ति है वो किन रचनाओं में मिलती है? तो रासो साहित्य में मिलती है। और धार्मिकता का जो गुण है, जो प्रवृत्ति है, वो किन कविताओं में मिलती है, रचनाओं में मिलती है? तो सिद्ध और जैन कवियों की रचनाओं में। जैन को रास भी कहा गया है। श्रृंगारिकता प्रवृत्ति में मिलती है विद्यापति की पदावली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवृत्तियाँ, ध्यान देंगे आप। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है आपको कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। हर परीक्षा में, हर
प्रश्न से कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, पीआरटी लेवल की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, नेट की हो, प्रोफेसर की हो। हर परीक्षा में एक ही कोर्स का रहता है, एक ही सिलेबस रहता है, कोई खास अंतर नहीं होता है। हिंदी का आदिकाल सर्वप्रथम कवि, कहने का अर्थ है कि आदिकाल के पहले कवि कौन है। तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग कवियों को पहला कवि माना है आदिकाल का। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अपने अपने शोध एवं तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना गया है। तो पहले आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इन्होंने हिंदी का पहला यानी आदिकाल का पहला कवि माना है सरहपाद को माना है। और कब माना है? 769 में। शिव सेंगर सिंह के अनुसार पुष्य या पुंड को माना गया है पहला कवि आदिकाल का। 10वीं शताब्दी के हैं ये पुष्य या पुंड। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी को आदिकाल का पहला कवि माना गया है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल का पहला कवि है स्वयंभू 693 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान को आदिकाल का पहला कवि माना गया है 13वीं शताब्दी। और आप ये देख रहे हैं पांचों जो साहित्यकार हैं जिन्होंने पहला कवि माना है अन्य अन्य अलग अलग विद्वानों को, अलग अलग कवियों को, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लेकिन अधिक प्रश्न पूछा गया है राहुल सांकृत्यायन के सरहपाद से, और दूसरे हैं आपके रामकुमार वर्मा से और हजारी प्रसाद द्विवेदी से। अधिक चांस इसके आने के हैं क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है। और शिव सेंगर सिंह के अनुसार पुष्य या पुंड को, गणपति चंद्र के अनुसार शालिभद्र सूरी को, राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को और द्विवेदी जी के अनुसार अब्दुल रहमान को। इनकी ईस्वी भी याद कर लें आप, क्योंकि कई बार ईस्वी भी प्रश्न में पूछा गया है। हर प्रश्न से अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को माना गया है आदिकाल का पहला कवि। चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज को पहला कवि आदिकाल का माना गया है 993 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज वह भोज को माना गया है आदिकाल का पहला कवि, जो 993 ईस्वी के थे। एक और बात यहाँ आती है कि इतने सारे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को आदिकाल का पहला कवि माना है, लेकिन ऐसे वो कौन साहित्यकार हैं जिनकी बताई हुई मतलब जिनके कवि बताए जो प्रथम कवि बताए गए हैं वो सर्वमान्य हैं, तो वो हैं राहुल सांकृत्यायन। सर्वमान्य रूप में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा या सरहपाद, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न अगर आ जाए केवल कि हिंदी के पहले कवि, आदिकाल के पहले कवि कौन हुए या हिंदी के पहले कवि, तो वो हैं सरहपा या सरहपाद, दोनों एक ही हैं। और किसके द्वारा ये माना गया है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा, और सर्वमान्य रूप से माना गया है। लेकिन अलग अलग इतिहासकार का पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, द्विवेदी जी ने किसे माना है, राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, या गुलेरी जी ने किसे माना है, तो आपको उनका जो कवि दिया गया है नाम पहला कवि, वो आप लिखेंगे या टिक लगाएंगे क्वेश्चन में। तो ये हमने बात की कि सर्वप्रथम कवि कौन हुए, तो सरहपाद या सरहप्पा। अब हम लोग बात करेंगे कि आदिकाल हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना यानी आदिकाल की पहली रचना कौन सी रही, तो वो है श्रवकाचार्य। ध्यान देंगे आप। जैन कवि आचार्य देवस्वर्ण द्वारा 933 में रचित श्रवकाचार्य, इसे ही हिंदी की सर्वप्रथम रचना मानी गई है। श्रावकाचार्य जो किसने लिखा है? आचार्य देवसेन ने लिखा है 933 ईस्वी में। इस रचना में कुल 250 पद या दोहे हैं, जिनमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है। आदिकाल साहित्य का विभाजन, कि आदि साहित्य को यानी आदिकालीन साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया, तो आदिकाल साहित्य को मुख्यतः 4
श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला श्रेणी है रासो साहित्य, दूसरा है रास साहित्य या जैन साहित्य, तीसरा है सिद्ध साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य। ध्यान से सुने आप, पहला है रासो साहित्य, दूसरा है रास साहित्य या जैन साहित्य, क्योंकि जैन साहित्य को ही रास साहित्य कहा जाता है, तीसरा है सिद्ध साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य। तो इन 4 श्रेणियों में आदिकालीन साहित्य को बांटा गया है। ये कुछ बातें हैं, उतनी महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती हैं जिनमें उपयुक्त चारों ही प्रकार के साहित्यों के लक्षण प्राप्त नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे भी, ये श्रेणियाँ रासो, रास, सिद्ध और नाथ, कई ऐसी रचनाएं हैं जिनमें इन चारों साहित्यों का लक्षण नहीं पाया गया है, फिर भी उनको आदिकालीन साहित्य में रखा गया है। अतः डॉक्टर नागेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से क्या किया है, वर्गीकृत किया है। किन्होंने, डॉक्टर नागेंद्र ने, जो चारों साहित्य के लक्षण से बिल्कुल अलग हैं, उनको आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से अलग से बांटा है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को आदिकाल की फुटकल रचनाएं श्रेणी में शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो, रास, सिद्ध और नाथ साहित्य में किसे मूल साहित्य मानते हैं, जहाँ से साहित्य का जन्म हुआ, तो वो है रासो साहित्य। उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को मूल साहित्य ना मानकर केवल क्या माना है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र, यानी संप्रदाय की शिक्षा देने वाले साहित्य माना है। किन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केवल रासो साहित्य को ही वो मूल साहित्य मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपयुक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य में शामिल माना है। उन्होंने विरोध नहीं किया है चारों में से किसी का, चारों का समर्थन किया है कि चारों ही आदिकालीन साहित्य में शामिल है। तो पहला साहित्य आता है आपका आदिकाल का रासो साहित्य, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने मूल साहित्य माना है। रासो साहित्य। रासो शब्द की व्युत्पत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नालह द्वारा रचित बीसल देव रासो में उल्लेखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि शुक्ल जी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, तो वो है रसायन। और रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नालह द्वारा जो रचित बीसल देव रासो रचना है, उसके पदों के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन माना है। तो आप देखिए, लिखा है वो पद जो नरपति नालह ने अपनी रचना बीसल देव रासो में लिखी थी कि 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभ शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि नालह रसायन, यानी रासो शब्द की उत्पत्ति नालह रसायन, रसायन शब्द से माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से निम्न क्रमानुसार मानी है। पहले रासक हुई, फिर रासा हुई, फिर रासा हुई, फिर रासो हुई। तो रासो शब्द की उत्पत्ति उन्होंने रासक शब्द से माना है। किन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। गार्सद तासी ने स्वरचित इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में चंद्रवर दाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसू रखा है। इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसू या राजसूय शब्द से मानी है। यानी गार्सद तासी ने रासो साहित्य की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति राजसू या राजसूय शब्द से माना है। और भी बहुत है,
लेकिन जितना इम्पोर्टेंट हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो परीक्षा में पूछा जाए वही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। आगे है कवि राय श्यामलदास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से मानी है। महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री तथा विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास यश शब्द से मानी है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, जो इम्पोर्टेंट था मैं बताता चलूँगा आपको, आप उन्हें नोट भी जरूर कर लें। जहाँ अंडरलाइन किया हुआ इम्पोर्टेंट है सारा कुछ। तो ये तो बात रही अलग अलग विद्वानों के अनुसार कि भाई रासो शब्द की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई, लेकिन वास्तविक रूप से एक मत होकर सर्वमान्य होकर किन्होंने किस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति माना है। तो निर्णायक मत ये है कि उपयुक्त सभी मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रासक संबंधी मत ही निर्णायक मत माना जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से है, तो उसी को माना गया है निर्णायक में, मतलब सभी सामान्य रूप से उसे मानते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने अब्दुल रहमान की जो संदेश रासक रचना है उसको प्रमाण के रूप में दिया है कि भाई रासक शब्द की उत्पत्ति, मतलब रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से ही हुई है। अब आगे जानेंगे कि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही। कई बार पूछा गया है ऑप्शन में ये क्वेश्चन। तो पहला है यह साहित्य मुख्यतः चरण कवियों द्वारा रचा गया है, यानी ऐसे कवि जो अपने राजा महाराजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। तो यह साहित्य मुख्यतः चरण कवियों द्वारा रचा गया है। इस रचना में चरण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्ति पूर्ण यानी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। इनमें युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक होता है। युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इनमें वीर व श्रृंगार की प्रधानता मानी जाती है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल, मैंने बताया डिंगल किसे कहते हैं, पिंगल किसे कहते हैं, तो इन दोनों शैलियों का प्रयोग होता है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चरण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है, मतलब उनकी मानसिकता सिमटी हुई थी क्योंकि वो किसी के आश्रय में रह रहे थे। वह चाह कर भी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना नहीं कर पा रहे थे। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्थ प्रामाणिक मानी जाती है, मतलब वो रचना वास्तविक है या नहीं शक के घेरे से देखी जाती है इसको, और प्रामाणिकता भी नहीं मानी गई है, अर्थ प्रामाणिक मानी गई है, यानी कोई उसका प्रमाण नहीं मिलता है। रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, बिल्कुल आप लोग ये जो दिया जा रहा है एकदम आप जरूर इसे याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में इन 8 रचनाओं और रचनाकार जो बगल में दिए गए हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पहला है पृथ्वीराज रासो, ये रचना का नाम है और इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। दूसरे हैं बीसल देव रासो, ये रचना है किनकी, नलपति नालह की। तीसरे हैं परमाल रासो, ये रचना है जगनीक की। चौथे हैं हमीर रासो, ये रचना है सांगधर की। आगे है खुमाण रासो, इनकी रचना है दलपति विजय की। आगे हैं विजयपाल रासो, नल सिंह भाट की। ये 6 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आप याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। आगे जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बुद्धि रासो है जलहन की, मुंज रासो है अज्ञात, यानी जिसके बारे में जानकारी ना मिले। रासो नाम से अन्य रचनाएं
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूछा नहीं गया है, इसलिए आप लोग उसको देख लेंगे खुद से, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि रासो साहित्य के अंतर्गत जो पहली रचना लिखी गई पृथ्वीराज रासो, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं, मैंने अभी बताया आपको, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबर दाई। जन्म काल चंद्रबर दाई का, आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबर दाई का जन्म 1168 में भट्ट जाति के चगात नामक गोत्र में हुआ और जन्म स्थान है इनका लाहौर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, चंद्रबर दाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो लाहौर में हुआ, ठीक है। काव्य स्वरूप यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। मतलब पृथ्वीराज रासो जो है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि किस काव्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये महाकाव्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी प्रबंधात्मक रचना है ये, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रबंध मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें प्रबंध किया जाए, यानी रस, अलंकार, छंद, सभी विषयों को एक साथ लेकर चला जाए, उसे कहते हैं प्रबंधात्मक, जो बंधी हुई कविता हो, और ये महाकाव्य है। शुक्ल जी ने इसी को, यानी पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का महाकाव्य, सर्वप्रथम महाकाव्य माना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चंद्रबर दाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के पहले महान कवि कौन है? महाकवि वो है चंद्रबर दाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य की क्या की? रचना की। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह रचना मुक्तक रचना मानी जाती है, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो है प्रबंधात्मक। प्रधान रस इसमें है अंगिरस, यानी वीर और श्रृंगार दोनों का समावेश है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में, यानी वीरता की बातें की गई हैं, उत्साहवर्धक बातें की गई हैं, और श्रृंगारिक बातें भी की गई हैं, मिलन और विरह की बातें भी की गई हैं। प्रमुख अलंकार इसमें अनुप्रास है और यमक है पृथ्वीराज रासो में। कुल पद है इसमें 16,306। ध्यान देंगे आप, कितने श्लोक हैं, कितने पद हैं? 16,306। छंद विधान क्या है इसमें? इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का? 68 प्रकार के अलग अलग छंदों का, जिनमें 56 छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। छंद बहुत तरह के होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन 56 छंद की महत्ता है इस महाकाव्य में, पृथ्वीराज रासो में। इसलिए 56 छंद चंद्रबर दाई का सर्वप्रिय छंद माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो में इस छंद का अधिकतम प्रयोग किया है। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है ये प्रश्न कि चंद्रबर दाई की रचना पृथ्वीराज रासो में अधिकतर किस छंद का प्रयोग हुआ है, या चंद्रबर दाई की सर्वप्रथम, मतलब उनका सर्वप्रिय छंद कौन सा है? तो वो है 56 छंद, 6 से छंद, 6 से 56। इसके अलावा इसमें दूहा, तोमर, श्रोटक, गाहा एवं आर्या छंदों का भी प्रयोग हुआ है। काव्य विभाजन क्या किया गया है? कहने का अर्थ है कि पृथ्वीराज रासो को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो है 69, यानी 69 सर्गों में अलग अलग समयों में विभाजित किया गया है। इस महाकाव्य को 69 समय यानी सर्गों में विभाजित किया गया है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी व ब्रज भाषा। मैंने बताया कि डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। शैली इसमें ब्रज भाषा का अधिकतर प्रयोग है, अधिकतम प्रयोग है, और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ माना जाता है। पिंगल शैली क्या कहते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। नायक इसमें कौन है? अजमेर के चौहान राजा अर्णो राज के पौत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। नायक कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान हैं। नायक की श्रेणी किसमें आती है? एक धीरोदात्त नायक के रूप में पृथ्वीराज चौहान को दिखाया गया है।
नायक है तो नायिका भी रहेगी, हीरो है तो हीरोइन भी रहेगी। तो नायिका के रूप में कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री कौन है? संयोगिता है। और किस नायिका की श्रेणी में आती है ये? मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है। ये कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टाड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1839 में प्रदान की थी। उन्होंने इसके एक भाग को संगोपता नेम के नाम से प्रकाशित कराया था। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। कयामासवध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। डॉक्टर शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्री हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रवर दाई के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया गया था। यानी आगे का जो भाग है, क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो करने वाले हैं आपके मैंने बताया कि इन्होंने क्या रचना, ये आपको बताया मैंने, चंद्रवर दाई। उनकी मृत्यु जब हो गई तो उनके पुत्र ने इस रचना को क्या किया? पूरा किया था। ठीक है ना। पुत्र का नाम था जलहन। ध्यान देंगे आप, नाम क्या था? जलहन था। तो जलहन ने इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग कंप्लीट किया, पूरा किया। चंद्रवर दाई के पुत्र जलहन ने किया। पुस्तक जलहन हथ दय चली गजन नृपकाज, ये पंक्ति है जो सिद्ध करती है कि उन्होंने उत्तरार्ध भाग की रचना की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को शुक शुकी संवाद कह के पुकारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप कि आचार्य किसने पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रवर दाई द्वारा जो रचित जो है उसे शुक शुकी संवाद कहा है, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में निम्नलिखित 3 मत प्रचलित हैं। यानी अलग अलग इतिहासकार इसे अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ प्रामाणिक मानते हैं। तो इसे भी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे एक प्रश्न आना ही आना है आपका। ठीक है। यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको इम्पोर्टेंट ही है, सुन लीजिए आप। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे इतिहासकार जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अप्रामाणिक। तो उसमें आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुक्ल जी। देखिए हाँ, मैंने टिक भी लगाया है। उन्होंने इस रचना को क्या कहा है? जाली कहा है। जाली ग्रंथ, यानी यह पूरा ग्रंथ ही जाली है। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद है डॉक्टर वुलर। इनका, ये दोनों लोगों का नाम आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यही दो अधिकतर पूछे जाते हैं। और भी लोग हैं, राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, एक व्यक्ति का नाम हुआ, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दान और मोतीलाल मेनारिया। लेकिन शुक्ल जी और वुलर ये दोनों इस रचना को अप्रामाणिक मानते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर माने जाते। मैंने बताया आपको, तुरंत बताया ना कि डॉक्टर वुलर और शुक्ल जी है ना, इन्होंने अप्रामाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। डॉक्टर वुलर ने 1875 में इसे अप्रामाणिक घोषित किया। कब किया? 1875 में। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह पूरा ग्रंथ जाली माना गया है। तो ये बात हुई अप्रामाणिक की। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से वो इतिहासकार हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इसमें पहला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और दूसरा नाम है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ये 2 नाम आप जरूर याद कर लें अर्ध प्रमाणिक में। पहले हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तीसरे में भी नाम है लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मुनि जिनी विजय और अगरचंद नाहटा।
तो ये बात हुई अर्ध प्रमाणिक की। और प्रामाणिक मानने वाले, मतलब पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है कर्नल टाड का सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद है मिश्र बंधु का, फिर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, और फिर आते हैं नगेंद्र। ये 4 व्यक्ति का नाम आप जरूर याद कर लेंगे। कर्नल टाड, नगेंद्र, मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रामाणिक मानने वालों में से इतिहासकार पृथ्वीराज रासो को। और भी लोग हैं, डॉक्टर श्यामलाल सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। यानी पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? घटना कोश। इन्होंने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये कुछ बातें हैं, आप लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उतना क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, एक थाल जन्म एक थाल मरण, यह कथन चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों में अभिन्न मित्रता थी और दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इसीलिए कहा गया है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में आश्रयदाता थे पृथ्वीराज चौहान, और चंद्रबरदाई उनके आश्रय में रहते थे, उनके राजकवि थे और मित्र भी थे। कर्नल टाड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। ध्यान देंगे आप, कर्नल टाड ने पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। मैंने बता दिया आपको ये। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने विशाल वीर काव्य कहा है। आते हैं अगली रचना पर। रासो साहित्य की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हमने पृथ्वीराज रासो की बात की। अभी रासो साहित्य के अंतर्गत दूसरी रचना है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो है लिखा हुआ, लेखक है उनके नरपति नालह, और ये रचना कब की है? 1155 ईस्वी की। इस रचना काल को मानने के पीछे निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1272 मझारी की बात की गई है, तो 1212 की बात की जा रही है यहाँ पर। 1155 ईस्वी में रचना हुई है, ये ध्यान देंगे आप। बीसल देव रासो नरपति नालह जी की। तो बीसल देव रासो नरपति नालह जो रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ 1272 ही मानते हैं, परंतु ज़्यादा लोग 1212 ही स्वीकार करते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया इसका रचना काल 16वीं शताब्दी में मानते हैं। वे नरपति नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं, बीसल देव रासो को नहीं मानते हैं। ध्यान देंगे आप। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचना काल 14वीं शताब्दी मानते हैं। नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार इसका रचना काल 1016 ईस्वी सिद्ध हुआ है। इस प्राचीन प्रति में निम्न पंक्ति प्राप्त होती है। संबत सहत 73 जानी, नालह कबीसर सरसिया वाणी। राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीरानंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो है ना, गौरी शंकर और हीरानंद ओझा ने इस काव्य को हमीर के समय की रचना कहा है। बीसल देव रासो ये हम लोग बात कर रहे हैं। प्रधान रस है इसमें श्रृंगार,
जिसमें वियोग और संयोग ये श्रृंगार के दो भाव हैं अलग अलग। इन दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण है बीसलदेव रासों में। काव्य स्वरूप क्या है इसमें, तो ये मुक्तक काव्य है। ठीक है। कुल छंद हैं 128। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यही इसका मूल रूप माना जाता है। इसमें नायक कौन है बीसलदेव रासों में, तो अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय यानी थर्ड, विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है इनको। नायिका कौन है, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती, यानी बीसलदेव तृतीय और राजमती इस रचना के नायक और नायिका हैं। काव्य विभाजन, इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। कितने खंडों में, 4 खंडों में। पहला खंड, पहले खंड में क्या बताया गया है, अजमेर के राजा यानी बीसलदेव तृतीय, जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन। यानी प्रथम खंड में आपके बीसलदेव और राजमती के विवाह को दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा बीसलदेव का उड़ीसा चले जाना एवं 1 वर्ष यानी 12 माह तक वहीं प्रवास करने का वर्णन। किसी बात पे व्यंग्य रानी ने किया और रानी के व्यंग्य से मजाक से रूठ गए बीसलदेव और चले गए उड़ीसा 12 मास के लिए। तृतीय खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन है एवं बीसलदेव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन भी है। यानी यहाँ वियोग श्रृंगार रस प्रकट होता है तृतीय खंड में। चतुर्थ खंड में राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। ये चारों खंड हैं। 4 खंडों में बीसलदेव रासों को बांटा गया है। ये ध्यान रखेंगे आप, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राज कवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह राज में किया गया है। राजकवि का नाम है सोमदेव। उन्होंने राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन किया है किस नाटक में, ललित विग्रह राज में। और ये नाटक किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और यह राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है। इसमें सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यह काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी, ब्रज और मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी साहित्यिक भाषा इसमें नहीं लिखी गई है। इसकी रचना शैली पिंगल भाषा मानी जाती है, पिंगल शैली। यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। ध्यान देंगे आप, ललित विग्रह राज से ही, जो सोमदेव द्वारा रचित है, जो बीसलदेव के राजकवि थे, उन्हीं रचना को मानकर 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग, आते हम लोग अब परमाल रासो, जो जगनीत ने लिखा है। अभी तक हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो की बात की। अब हम लोग बात करेंगे परमाल रासो, जो रासो साहित्य के अंतर्गत तीसरी रचना है। इसके लेखक कौन है, जगनीक। कौन है, जगनीक है। रचना काल है 1230। प्रधान रस है वीरस। विशेष बातें, यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ को गाया जाता है, गाया जा सकता है। परमाल रासो जो जगनीक ने लिखा है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में इस काव्य को आल्हा या आल्हा खंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी वो रचना है जो आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जानी जाती है, तो वो है परमाल रासो, जो जगनीक ने लिखी है। और ये कहाँ कही जाती है, यूपी में और उत्तराखंड में। आल्हा या आलाखंड परमाल रासो को ही कहा जाता है।
जगनीक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमरदेव का दरबारी भाट कवि कौन होता है? जो प्रशंसा करता है अपने राजा की, जिसके महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा एवं ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इस वीर गीतात्मक काव्य के रूप में किया गया है। किनके दो वीर हैं देश के प्रसिद्ध, आल्हा और उदल, इसीलिए आल्हा खंड भी कहा गया इसे। उनके दोनों के वीरता का वर्णन इस काव्य में, परमाल रासो काव्य में किया गया है। जगनीक किनके दरबारी भाट कवि थे? कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमरदी देव के। ठीक है, राजा का नाम है परमरदीर देव। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह रचना काव्य जो है अर्ध प्रामाणिक मानी जाती है। इस काव्य के गीत ज्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में आल्हा खंड यानी परमाल रासो गाया जाता है, जो जगनीक ने लिखा है। इसमें रचित वीर हुंकार का एक सुंदर पद यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये पंक्ति देकर कि 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये रचना दी गई है आल्हा खंड यानी परमाल रासो से ली गई है और जगनीक इसके कवि हैं। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित कराया गया। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन कराया गया। इस रचना के गीतों की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माना जाता है। ठीक है ना। तो परमाल रासो का प्रकाशन कराया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नगर प्रचारणी सभा और काशी में। इस रचना के गीत आषाढ़ और श्रावण जो वर्षा ऋतु मानी गई है उसमें गाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं रासो साहित्य में खुमाण रासो की, जिसके रचयिता हैं दलपत विजय, है ना। दलपत विजय खुमाण रासो, याद कर लेंगे नाम। रचना काल है 9वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल के अनुसार। पहला नोट है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचना काल 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने इसे दलपति विजय की रचना नहीं मानकर किसी अज्ञात नामा भाट कवि की रचना मानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि किस रचना में 5000 छंद का प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि खुमाण रासो दलपति विजय की रचना, जिसमें वीर रस की प्रधानता है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिपि पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामून एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासन काल 1869 से लेकर 1893 तक माना गया है। इसके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए थे, है ना। राजा खुमान के द्वारा 24 युद्ध किए गए थे। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। खुमान रासो में जो रचित है दलपति विजय के द्वारा, जो पुना संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित है। ठीक है। पहले हैं प्रथम खुमान, मतलब पहले राजा प्रथम खुमान हैं, जो 1810 से लेकर 1865 तक राजसिंहासन सिंहासन पर थे। आगे बढ़ते हम लोग। द्वितीय खुमान है 870 से 900। तृतीय
खुमाण है 965 से 990। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। आगे आते हैं हम लोग हमीर रासों की बात करते हैं। रासो साहित्य के अंतर्गत शांगधर, ठीक है, शांगधर इसके रचनाकार हैं। हमीर रासों के रचना काल है 1357 ईस्वी। विशेष तथ्य, इस रचना का मूल ग्रंथ अभी अप्राप्य है। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य में कुछ छंद मिले हैं, उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना भी की है। विद्याधर, शांगधर, बब्बर एवं जज्जल, इन 4 कवि रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पैंगलम है। ध्यान देंगे आप, प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के, हमीर रासो काव्य के कुछ छंद मिले हैं, इसलिए शुक्ल ने इसके अस्तित्व को स्वीकारा है या कल्पना भी की है। और 4 कवि हैं इसमें प्राकृत पैंगलम में। पहले हैं विद्याधर, दूसरे हैं शांगधर, तीसरे हैं बब्बर और चौथे हैं जज्जल। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर जी हैं। हमीर रासों के संकलनकर्ता ने उसको एकत्रित करके प्रकाशित करने का काम किसने किया है? लक्ष्मीधर ने किया है। राहुल संकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को शांगधर द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषित की है। मतलब शांकृत्यायन ने किनका विरोध किया? शुक्ल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये छंद शांगधर द्वारा रचित नहीं है बल्कि जज्जल नामक कवि द्वारा रचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप किसने माना है? तो वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनके अनुसार यह शब्द किसी पात्र का नाम होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की क्या मानी है? समाप्ति। यानी अपभ्रंश भाषा में जो रचनाएं लिखी जा रही थी, इस रचना के बाद वो क्या हो गई? समाप्त हो गई, जिसका नाम है हमीर रासो। आगे है विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार हैं नल भट्ट सिंह। ठीक है, तो आप ये देखते जाएं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं आगे रास साहित्य की तरफ। हम लोग रासो साहित्य पढ़ रहे थे, अब हम लोग जानेंगे रास साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत है जैन साहित्य। रास साहित्य को ही जैन साहित्य कहा गया है।